हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का जो आपके पास मैथ्स का डीओई का प्रैक्टिस पेपर आया ना, ये आपका लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर है 2026 टू 27 वाले सेशन के लिए ही है और स्पेशली मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए जो आपके पास सितंबर में होने वाले हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करना प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर इसी पैटर्न पे आपके पास आ सकता है और इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 2.5 आवर का टाइम दे रखा है। मैक्सिमम ये 60 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर टोटल आपको 16 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कुछ सेक्शंस में डिवाइड हुए हुए हैं। सेक्शन ए बी सी डी ई सेक्शन तक में डिवाइड हुए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन ए से यहाँ पर। तो सेक्शन ए हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बट उसके आपके पास 12 पार्ट्स हैं। तो ये 12 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और आपको टिक करना है। बट जहाँ सॉल्व करने की नीड हो वहाँ आप ज़रूर सॉल्व करके भी आइएगा, ताकि टीचर को पता चले कि आपने किस तरीके से किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद ग्रेटेस्ट 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर। ध्यान से समझो, कह रहा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 100, जो कि 10 का स्क्वायर है, सबसे छोटा यही है। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब चाहिए, क्यूब नंबर होना चाहिए 1 डिजिट का। तो अगर हम देखें तो 2 का क्यूब मेरे पास 8 होता है और 3 का क्यूब मेरे पास 27 होता है। तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्यूब सिर्फ 8 ही हो सकता है। तो इंटू 8 इनका प्रोडक्ट निकालना था, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना था। तो मेरा आंसर 800 आ गया। क्लियर? जितना शॉर्ट में साइड में करके आओगे तो उतना अच्छा है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिर्फ टिक करना है आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है इसकी। तो डेसिमल यहाँ पर है फिलहाल के लिए, क्योंकि जब कहीं भी डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में होता है। देन 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स पीछे चला गया। तो 3.43 इंटू 10 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच रोमन नुमरल इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा रोमन नुमरल इनकरेक्ट है? देख के पता चल रहा है IC, क्योंकि ये कोई भी रोमन नुमरल नहीं होता है। फोर्थ वन इज CCXX स्टैंड्स फॉर। तो 2C का मतलब हो गया 200 और 2X का मतलब हो गया 20, टोटल मिला के 220 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? फिफ्थ वन इज फॉलोइंग नुमरल इन इजिप्टियन सिस्टम रिप्रेजेंट द नंबर। ये क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताने हैं। तो ये एक जो ये 100 रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 2 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये 200 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या होता है 10। तो 10 20 30 40 50 60 70 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये है, तो ये एक स्टिक 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो 6 है तो 6 आ गया। तो फाइनली मेरा आंसर 276 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो हमेशा ट्रू होती है? एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, नहीं। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, या एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। देखा जाए तो सिर्फ पहली वाली ट्रू नहीं है, ट्रू तो बाकी है सारी, लेकिन वो कह रहा है ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू सिर्फ सी मिलेगी। सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होते हैं, तो ये हमेशा ट्रू होती है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज टू चेक इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 24 वी शुड चेक इट डिविजिबिलिटी। अगर हमें ये देखना हो कि एक नंबर 24 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम क्या चेक करेंगे? 4 और 6 का रूल, 3 और 8 का रूल, 2 और 10 का 12 का रूल, या 10 और 14 का रूल। तो हम 3 और 8 का रूल चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये बाकी के ऑप्शंस है, देखा जाए तो मल्टीप्लाई करके इन्हें 24 आ रहा है ए और बी को, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर एक और है 2। 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 और 12 का भी है, बट 3 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और 24 का डिविजिबिलिटी रूल ही होता है कि आप 3 और 8 के रूल से चेक कर लो, अगर उनके टेबल में आ रहा है तो 24 की में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें 99 प्लस 1 और 99 माइनस का 1 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 100 इंटू में 98, तो आपका आंसर आ गया 9800। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म। अगेन इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है मेरे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 6x का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 6x इंटू में 1, और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 36x स्क्वायर आ गया, प्लस का 12x आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो आंसर आ गया ए।
क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आप देख रहे हो तीनों ही क्वेश्चन लगातार आइडेंटिटी के आ गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी वाला चैप्टर, ध्यान से करना। पूरा एनसीईआरटी का कोर्स चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप ए देखें तो आपके पास u प्लस वी है, और अगर b देखें तो u माइनस वी है। सिमिलरली ए देखें तो u प्लस वी है माइनस u प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज होके प्लस का हो गया। तो यहाँ से मैं देखूँ तो दोनों v कट गए तो 2u आ गया, और यहाँ पर देखूँ तो u कट गया तो 2v आ गया। तो आपका आंसर आ गया 4uv। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। इनमें से कौन से प्रपोर्शन में हैं। तो प्रपोर्शन का था अगर बीच वालों का प्रोडक्ट एक्सट्रीम वालों के इक्वल है, तो बीच वाले मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इनका प्रोडक्ट इक्वल मिल रहा है और किसी का भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 7 इंटू 12 जो है वो 4 इंटू 21 के इक्वल है, जो कि आपके पास 84 है। तो इसका मतलब यही आपका प्रपोर्शन में है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, आपसे पूछ रहा है वो फॉर्मूला बताओ। तो वो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 5/9 इंटू सी मतलब सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये पूरा सेक्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब सेक्शन बी है हमारे पास यहाँ पर। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10684। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, ये 10648 है। अगर आप 84 से करोगे तो आपको इसका क्यूब रूट नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ 84 नहीं है 48 है, ठीक है। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आप बहुत आसानी से इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप इसको ज़रूर सही कर लीजिएगा। तो 10648 है आपके पास। क्लियर। सबसे पहले आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 5324 आया। उसके बाद दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2662 पे, फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है 1331 पे। अब आपको पता है कि 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है ना। तो यहाँ पर 11 11 जा 11 1 जा आ गया। इसका मतलब 10648 जो है वो किसके उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11। पेयरिंग हो गई। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको क्यूब रूट ही तो निकालना है। तो क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 10648 तो दो एक पेयर में से 2 आ गया, एक पेयर में से 11 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 22। क्लियर। तो क्वेश्चन आप ज़रूर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। लिख सकते हो 1s 10s 100 वाला ये है, और ये 10th है TH 100th 1000th यही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 500 प्लस 60, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है, प्लस 1 डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, और ये 1000th प्लेस पे है। क्लियर। बस यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इफ वन ऑफ इट्स बेस एंगल इज 100। आपसे कह रहा है आपको एक बेस एंगल दे रखा है 100, आपको बाकी के एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब हो गया उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो एक बार मैं यहाँ पर वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना लेती हूँ। इसका बेस एंगल एक 100 दे रखा है, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर ABC और D। तो ये दो साइड इक्वल हैं। तो देखो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल D जो है एंगल D वो एंगल C के इक्वल होगा, है ना। अब रीज़न आप क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास एक एंगल C निकल गया, वो कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा था यहाँ पर कि आपको रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं। अब आपको A और B भी है जो यहाँ पर फाइंड करना है। तो A और B कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है
कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है उनका सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं ट्रेपीजियम के केस में। तो मैंने यहाँ लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। रीजन जरूर देके आना है, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो जब ये सप्लीमेंट्री है तो एंगल डी मुझे पता है कि यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर 180 आ गया। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल ए निकाल लिया जो कि मेरे पास 80 डिग्री आ गया। सिमिलरली ए निकाल लिया, उसी तरीके से मेरे को सी तो 100 मिल गया, तो मैं बी निकाल सकती हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो भी 180 के बराबर होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, रीजन सेम वही है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल बी भी निकल के आ जाएगा 180 माइनस 100, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो एक एंगल डी दे रखा था, उससे मैंने एंगल ए बी और सी तीनों ही एंगल्स अपने यहाँ पर फाइंड कर लिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 34। ऐसे 4 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक हो। ऐसे 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बताओ जिनका सम कितना होगा 34 होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं। तो आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को क्या क्या ले सकते हो, तो हमने यहाँ पर लिखा लेट द नंबर्स आर। तो मैंने एक ले लिया यहाँ पर x, तो दूसरा लिया मैंने x+1, फिर लिया मैंने x+2 और एक लिया x+3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन सब का सम दे रखा था 34। इसका मतलब x+1 x+2 और x+3 का जो सम है वो है मेरे पास 34। तो 1 2 3 4 4 बार तो मेरे पास x है, तो 4x हो गया, +1 +2 3 और 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, नाउ 6 को मैं दूसरी साइड पे ले आई तो ये 34 के साथ माइनस का हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ पर आया 4x इज इक्वल्स टू में 28। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 7। तो नंबर्स आ गए, आपने पहला नंबर x माना था तो जो कि 7 है, तो नंबर्स आर 7, x+1 8 हो जाएगा, x+2 9 हो जाएगा और x+3 10 हो जाएगा। मतलब 7 + 3 10 हो गया, 7 + 2 9 हो गया और 7 + 1 8 हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है। वो क्या है, इफ़ 31Z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। ये एक नंबर है 31Z5 और ये 9 का मल्टीपल है। वेयर Z इज़ अ डिजिट, यहाँ एक डिजिट है कोई भी जो आपको Z के प्लेस पे लगानी है। तो बताओ वैल्यू ऑफ Z क्या होगी। तो देखो आपको दे रखा है 31Z5, यही दे रखा है। अब ये मल्टीपल ऑफ 9 है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास सारी डिजिट्स को प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 + 3 8 + 1 9 हो गया। तो मुझे यहाँ पर Z की वैल्यू लिखनी है, तो मैं क्या वैल्यू लिख सकती हूँ यहाँ पर Z की। तो देखो 9 तो खुद ही अपनी टेबल से डिविजिबल होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि Z में भी या तो Z 0 हो तो 9 + 0 करोगे तो 9 आएगा और 9 अपने से डिविजिबल है। Z में भी 0 और 9, या फिर आप इसमें फिर 9 और प्लस करो, क्योंकि 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 होता है ना। तो अगर आप यहाँ Z की जगह 0 लिखते हो तो 9 अपनी टेबल से डिविजिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ Z की जगह 1 लिखते हो तो 9 + 1 10 हो जाएगा, जो Z की टेबल में 9 की टेबल में नहीं आता। तो अगला नंबर आपको फिर 18 चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ 9 प्लस करना पड़ेगा। तो Z की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 9 हो सकती है, कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, Nirja is 1 year old girl. Her elder brother is 5 year old. What will be the Nirja's age when the ratio of her age to her brother age is 1:2? कह रहा है एक गर्ल है यहाँ पर जो 1 साल की है, उसका जो भाई है वो 5 साल का है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि निर्जा की एज बताओ कितनी होगी जब उन दोनों की रेशो दे रखी है एज की कितनी 1:2 दे रखी है। तो हमें आज की एज दोनों की पता है, निर्जा 1 साल की और उसका भाई 5 साल का है। तो उनकी आयु में अगर हम देखें, उनकी जो एज है उसमें अगर हम देखें ईयर्स में देखें तो 4 साल का फ़र्क है, दोनों की में फ़र्क है ना।
तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमें ये नहीं बताया, वो बोल रहा है कि निर्जा की एज कितनी होगी जब उनकी रेशो इतनी हो जाएगी 1:2। अब मुझे वो नहीं पता है यहाँ पर कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो बोल रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर क्वेश्चन है हमारे पास 6। तो गर्ल का नाम था हमारे पास निर्जा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया निर्जास प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज मुझे दे रखी है 1 ईयर की है वो। हर ब्रदर्स एज वो भी दे रखी है मुझे, वो कितने साल का है, यहाँ पर 5 साल का है। नाउ मैंने माना कि x ईयर्स के बाद, आफ्टर x ईयर्स, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं बता रखा ना, आफ्टर x ईयर्स के बाद उन दोनों की रेशो जो है एज की वो 1:2 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया आफ्टर x ईयर द रेशो ऑफ निर्जास एज एंड हर ब्रदर एज इज 1:2। ये मैंने आफ्टर x ईयर ले लिया, ठीक है। तो अभी निर्जा 1 साल के, उसमें x ईयर प्लस कर दिया, उसका भाई 5 साल का, उसमें x ईयर प्लस कर दिया, तो उनकी एज हो गई 1:2। क्लियर। यहाँ मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है कि कितने साल बाद ये एज होगी। तो 2 यहाँ पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और 1 यहाँ पर आ गया। तो 2 1 जा 2 प्लस का 2x हो गया, यहाँ पर 5 + 5x हो गया। तो 2 माइनस का 5 हो गया यहाँ पर, और 5x माइनस का 2x हो गया। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जब 1 से इंटू करोगे तो यहाँ पर x ही रहेगा, ठीक है ना, 5x नहीं होगा। तो अब आप x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 2x माइनस x हो गया, और इसको यहाँ पर ले आओ, तो आपके पास x आ गया कितना, 3। तो इसका मतलब 3 साल के बाद निर्जा की और उसके भाई की एज की जो रेशो है वो 1:2 हो जाएगी। तो वो आपसे यही पूछ रहा था, व्हाट विल बी निर्जाज एज, निर्जा की एज कितनी होगी। तो निर्जाज एज विल बी 3 ईयर्स, तो उसकी एज होगी 3, अभी 3 ईयर्स नहीं 4 ईयर्स, क्योंकि वो था 1 + x, तो हो जाएगी यहाँ पर 1 + 3 इज इक्वल्स टू में 4 ईयर्स। निर्जा की एज जब 4 साल की होगी तो उसके भाई की एज कितनी होगी, यहाँ पर उसके भाई की में भी इसको प्लस कर दो, 5 + 3 करोगे 8 साल की हो जाएगी। तो इनकी रेशो देखो 1:2 आ रहा है, आपके पास आ रहा है ना। तो आपको यही बताना था कि कितने टाइम के बाद उसकी और उसकी भाई की एज जो है वो 1:2 में आ जाएगा। तो जब निर्जा 4 साल की होगी तो उसका भाई 8 साल का होगा, और उनकी रेशो निकालोगे तो वो 1:2 आ जाएगी। क्लियर। एक और क्वेश्चन है इस सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट एनी 2 रेशोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। ऐसी 2 रेशो लिखो जो 4:9 के प्रोपोर्शनल हो। तो आसान है ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने एक लिख दी 8:18, क्योंकि जब मैं इसे कट करूँगी तो 4:9 ही आएगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। और एक मैंने लिख दिया 12:27, क्योंकि 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। आप ऐसी कोई सी भी 2 रेशो लिख सकते हो जिनको कट करने के बाद उनकी लोएस्ट फॉर्म 4:9 ही आए। क्लियर। तो ये सेक्शन बी था हमारा, जो यहाँ पर होता है कंप्लीट। 2 to 7 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सेक्शन सी है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन 8 to 10 इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और टोटल 3 ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इनमें चॉइस मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू हिंदू न्यूमरल्स। आपको इन्हें क्या करना है, यहाँ रोमन न्यूमरल्स में है और इन्हें प्लस करके भी रोमन न्यूमरल में ही लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात आप यहाँ सी काउंट कर लो, 2 बार यहाँ पर है और 4 टाइम्स यहाँ है, तो टोटल 6 टाइम्स सी हो गया, 6 सी हो गए। जिसमें से 5 सी को जब 5 सी प्लस होते हैं तो वो 500 बन जाएगा, क्योंकि एक सी जो होता है वो 100 होता है।
तो इसका मतलब जो 5 सी हैं वो कितने हो जाएंगे 500। तो 500 को मैं डी लिख सकती हूँ और एक सी मेरा बच जाएगा क्योंकि टोटल 6 सी थे ना। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इन 5 की जगह तो मैंने डी लिख दिया, ये वाला सी ऐसे ही है। ठीक है, नाउ एक्स देखो कितने हैं, 3 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 4 बार हो गया। तो जब 4 एक्स है इसका मतलब ये 40 है, 30 ईयर प्लस ये 40 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स एल। 1 2 3 4 5, तो ये वी आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आओ, यहाँ पर आपके पास लिखा है एल, 2 बार तो आपके पास यहाँ एल हो गया एक तरीके से, है ना। तो इसका मतलब वो तो आपके पास 100 हो गया ना, 100 का 2 बार एल है ना, तो 100 हो गया, तो वो सी आ गया। एक्स कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 50 हो गया, तो वो एल आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बार v यहाँ पर है, एक बार v यहाँ पर है, तो 10 हो गया, 10 का मतलब x हो गया। 3 डंडे यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 1 यहाँ है, 3 आई आए यहाँ, 3 आई यहाँ है, तो 5 हो गया, तो v आ गया। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आपको रोमन नंबर में ही प्लस करके लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन अ रोम्बस ए बी सी डी वन एंगल इज 50 डिग्री, कैलकुलेट ऑल द अदर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रोम्बस, ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी यूज। कह रहा है एक रोम्बस है आपके पास जिसमें एक एंगल 50 डिग्री है, बाकी के एंगल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम अपना आंसर नंबर 9 यहाँ पर देखें, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रोम्बस बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी और डी। इसमें मुझे एक एंगल 50 दे रखा है, आप कोई सा भी एक एंगल ले सकते हो, ए बी सी डी में से कोई सा भी। तो देखिए आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एंगल्स निकालो, साथ साथ प्रॉपर्टी बताऊँ। तो एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो मेरा 50 डिग्री आ गया। क्यों, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक एंगल तो निकल गया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर। तो इसमें एंगल ए मेरा निकल जाएगा क्योंकि एंगल बी मैंने अभी निकाला है 50 डिग्री, तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए निकल के आ गया, कितना आ गया 130 डिग्री। अब जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी होगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर लिखा था कि जो मेरे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ए और सी भी तो अपोजिट ही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एंगल सी भी निकल के आ गया, कितना 130 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ पर निकाला मैंने 130, एंगल सी यहाँ पर निकाला 130 और एंगल बी यहाँ पर निकाला है 50 डिग्री। यही सारे एंगल्स निकालने थे और प्रॉपर्टी जो थी वो यूज़ जो की थी वो लिखनी थी। क्लियर। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो उन्होंने एक और क्वेश्चन आपको दिया, ये भी आसान क्वेश्चन है और आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है इफ़ पेयर एंड रूट्स आर टू रेक्टेंगल्स फाइंड एंगल आई ओ डी। आपको यहाँ 2 रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है आई ओ डी, ये वाला एंगल निकालना है, ये छोटा सा एंगल। तो क्या आप इसको निकाल सकते हो। एक चीज़ ध्यान से आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूँ आर आई ओ ट्राइंगल की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया इन ट्राइंगल आर आई ओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल आर आपको 30 डिग्री गिवन है और जो एंगल आई है वो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगल का एक एंगल है और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो इस ट्राइंगल के लिए मैं एंगल ओ निकाल सकती हूँ, कैसे, 30 प्लस 90 प्लस एंगल आई ओ आर इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से मैंने एंगल आई ओ आर अपना निकाल लिया, तो 180 में से मैंने 30 और 90 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 आ गया, तो ये अंदर वाला एंगल मेरा 60 निकल के आ गया। और अगर आप अपना ये पूरा एंगल देखें, पूरा एंगल आर ओ डी देखें, पूरा आर ओ डी पूरा एंगल, पूरा मतलब ये 60 भी और ये छोटे वाला भी जो निकालना है, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90। तो मैंने यहाँ रीज़न दे दिया, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90। ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। तो इसका मतलब एंगल आर ओ डी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, 60 प्लस ए में।
तो ये मेरे पास 90 डिग्री है, यहाँ 60 प्लस ए है, तो यहाँ से मेरा एंगल ए निकल गया 90 माइनस 60 जो कि आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ए आपने किसको माना था? एंगल आई ओ डी को ही तो माना था, तो वो आ गया आपके पास 30 डिग्री। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से आप इसे कीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, फिर ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है आपको ये इन सबको एक्सपेंड करना है, मतलब खोल के लिखना है। तो p प्लस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर है, यहाँ ले लेते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है p प्लस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में है 4 प्लस क्यू। तो इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, हम फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट से कर सकते हैं। तो ये वाला मैं ले रही हूँ यहाँ पर, 4 से पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों टर्म्स को, फिर q से करेंगे। ठीक है, तो p प्लस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर, अब मैंने यहाँ q से इंटू कर दिया इन तीनों को, तो p प्लस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर। क्लियर, 4 से अंदर इंटू किया तो 4p प्लस 4pq माइनस 3 4 जा 12q स्क्वायर। इन इसको अंदर इंटू किया तो QP प्लस PQ स्क्वायर और माइनस 3q क्यूब। अगर कोई लाइक टर्म है तो आप प्लस कर दो, नहीं तो मत करो। ध्यान से देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, बाकी और कोई लाइक टर्म नहीं है। तो 4p इन दोनों को प्लस करोगे तो 5pq माइनस 12q स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर माइनस 3q क्यूब। एक ऑर्डर में आप इसे लिख सकते हो, पहले क्यूब वाला पहले लिख दिया, स्क्वायर वाला बाद में लिख दिया, ऐसे करके, और जिनके ऊपर 1 पार है उनको एक साथ अलग लिख दिया। वरना आप वहाँ पर भी यहाँ पर भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा आंसर। बस मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया है, साइन के साथ उन्हें ले आई, इसको पहले लिख दिया मैंने, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको और फिर इसको लिख दिया। जो प्लस का उसको प्लस में लिखा है, जो माइनस का उसे माइनस में ही लिखा है। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट है 5 प्लस जेड वाई प्लस 9। तो 5 प्लस जेड और y प्लस 9 है, तो 5 से इसको इंटू किया इस ब्रैकेट को, और z से भी इस ब्रैकेट को इंटू किया, तो 5y प्लस 5 9 जा 45 ZY प्लस 9z। अब ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो। क्लियर, तो ये था आपके पास सेक्शन सी, जो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब सेक्शन डी है हमारे पास यहाँ पर, इसमें क्या है आपके पास क्वेश्चन 11 to 13 इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, मतलब अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास यहाँ पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे हैं 9408 में ऐसे सबसे छोटा कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके साथ साथ उसका स्क्वायर रूट भी मुझे निकालना है। तो सबसे पहली बात 9408 के मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखूंगी कि इसमें जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो किसका पेयर नहीं बन पाया, तभी तो उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 9408 लिख दिया। आपको पता है ये 2 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसे 2 से ही डिवाइड किया पहले, तो 4704 आ गया। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2352 आ गया। अगेन इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 1176 आ गया। अभी भी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 6 लगा हुआ है इसीलिए, तो 588 आ गया। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक लास्ट में इवन नंबर है आप उसको 2 से डिवाइड करो, तो 294 आ गया। फिर दोबारा 294 डिवाइड हो रहा है, 147 आ गया। नाउ अब 147 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, अब उसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 49 पे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 7 जा 7 1 जा, तो इसका मतलब 9408 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। 2 बार 2 यहाँ है, 2 बार यहाँ है, मैं साथ में पेयरिंग कर करके ही लिख रही हूँ। ठीक है, देन उसके बाद 2 बार 2 यहाँ है और एक 3 है, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं है, तो पहले मैंने 7 वाला पेयर लिखा फिर 3 लिख दिया।
तो इसका मतलब वो आपसे बोल रहा था आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि आप इसको 9408 को मल्टीप्लाई करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 3 का पेयर नहीं है, अगर मैं एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा पेयर बन जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू में 3। तो मैंने यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। नाउ 9408 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 28224। और यहाँ पर मैंने पेयर में एक एक नंबर ले लिया पेयर का और स्क्वायर लगा दिया। तो 3 बार 2 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और 3 7 जा 21। तो इसका मतलब ये 168 का स्क्वायर आ गया 28224। या आप ये कह सकते हो कि 28224 का स्क्वायर रूट जो है वो 168 है, बात एक ही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 28224 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना है, 168 है। क्लियर। ये था क्वेश्चन 11। इसका एक और पार्ट है आपके पास, सेकेंड पार्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है, उसकी साइड लेंथ आपको निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है मेरे पास साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। अब मुझे एरिया दे रखा है 441 और यहाँ पर आ जाएगा साइड का स्क्वायर। देखो 441 तो आपको वैसे भी पता होगा कि ये 21 का स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास साइड निकल के आ गई 21 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप स्क्वायर्स याद कर लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है, मीटर है तो आंसर में मीटर ही लिखना, सेंटीमीटर नहीं लिखना। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से शुरू है क्वेश्चन नंबर 12। देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर इफ़ 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। 15 का स्क्वायर दे रखा है, बाकी की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो देखो 1.5 का मतलब स्क्वायर का मतलब ये हो गया, तो 225 ही आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो 2.25 आ गया। आपको इसको यूज़ करना है जो दिया गया है, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना। 0.15 इंटू 0.15 तो 225 तो आएगा ही। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर और 2 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट हो गई। 4 डिजिट छोड़ दी पीछे से और पॉइंट लगा दिया तो 0.0225 आ गया। क्लियर। अब यहाँ 0.015 है, इंटू में 0.015 है, तो फिर वही 225 तो आएगा ही आएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, टोटल 6 डिजिट्स हो गई। तो मैंने यहाँ 6 डिजिट बना दी और क्या किया, पॉइंट लगा दिया। आप आगे कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हो, बाद में नहीं लगा सकते, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 150 इंटू 150। तो 15 इंटू 50 225 होता है। 2 ज़ीरो हैं तो मैंने आगे 2 ज़ीरो ये वाली ज़ीरोज़ ऐसे ही लगा दी। क्लियर। सिमिलरली 1500 इंटू 1500 है, फिर वही 225 लिख दिया। 2 ज़ीरो यहाँ है, 2 ज़ीरो यहाँ है, 4 ज़ीरो हो गई तो 4 ज़ीरो लगा दी। क्लियर है। पर अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कह रहे सिंप्लीफाई और राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, एक एक नंबर का है। मल्टीप्लाई में पार्ट्स आपको पता है ऐड हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये 10 की पावर -7 हो गया। डिवाइड में आपको पता है पार्ट्स माइनस हो जाती हैं, बेस सेम हो तो ये 5 की पावर 3 हो गया। अगेन डिवाइड में पार्ट्स माइनस हो जाती हैं तो ये 9 की पावर -11 आ गया। पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2 इंटू -3 हो गया तो ये 13 की पावर 6 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में ये सब मल्टीप्लाई में देखो m 5 बार यहाँ लिखा है, 1 बार यहाँ लिखा है, तो m की पावर 6 हो गया। ओ सॉरी, गलत हो गया। कैसे? क्योंकि इस पूरे पे एक पार लगी हुई है 9, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, m की पावर 9 और n की पावर 9। ठीक है। अब m 5 बार यहाँ है और 9 बार यहाँ है तो 14 बार हो गया।
और n 12 बार यहाँ है और 9 बार यहाँ है, तो 12 में 12 में 9 को प्लस कर दो तो 21 टाइम्स हो गया। क्लियर है? तो दोनों ही आसान थे, आप चॉइस वाला ये वाला कर लो या ऊपर वाला पार्ट, दोनों पार्ट आसान थे, 1 मार्क ईच पार्ट था। एक और इस सेक्शन में क्वेश्चन कह रहा है आपको इन्हें सॉल्व करना है। किस तरीके से आपको कह रहा है ut मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू put, ध्यान से इसे समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ut मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू में put, तो आपको यहाँ u और t की वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। अब कैसे पुट करोगे, इस तरीके से पुट करना कि जो सॉल्यूशन में u और t है ना, वो वैल्यूज़ भी आपकी सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या वैल्यू रखें यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर 5 चाहिए ना मुझे, तो मैं ऐसा करती हूँ यहाँ u को 5 ले लेती हूँ और t को 0 ले लेती हूँ। एक बार सॉल्व करके देखती हूँ, तो मेरे पास ये था। अब मैंने यहाँ पर 50 इंटू 3 कर दिया, तो t की वैल्यू 0 आ रही है 15, u की वैल्यू देखो 5 आ रही है, तो p की वैल्यू 1 हो गई यहाँ से, u की वैल्यू 5 हो गई, 1 नहीं हुई 5 हो गई, और t की वैल्यू 0 हो गई। सेम आ रही है ना, ये सेम आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, p इंटू पी, q इंटू क्यू किसके बराबर है, पी आर पी के। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया ऐसे, मल्टीप्लाई करके आएगा पी आर पी। तो क्या लिखें, पी और क्यू की वैल्यू, तो ऐसा करो आप दोनों की वैल्यू पी और क्यू 11 और 11 लेके देखो, तो जब 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आएगा। तो देखो यहाँ पर p की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 आ रही है ना, सेम आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इसका मतलब p की वैल्यू आपने क्या लिया है यहाँ पर 1 और q की वैल्यू भी आपने यहाँ पर 1 ली है। ये ध्यान रखना, बस जो क्वेश्चन में p की वैल्यू है जो सॉल्यूशन में वो सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में q की वैल्यू और सॉल्यूशन में भी है तो वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, L2n इंटू 2, पहले यहाँ लिखते हैं, L2n इंटू 2 किसके बराबर है, 2np के। इसका मतलब L2n को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2np आएगा। तो अब क्या वैल्यूज़ लिखें वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 124 लिख दिया और उसको 2 से इंटू किया। इसका मतलब मैंने L की वैल्यू 1 लिया और N की वैल्यू 4 ली है। अब आपके पास N की वैल्यू 4 ही आनी चाहिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आ रही है ना, यहाँ भी N की वैल्यू 4 ही, अब P की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये खुद से आपको सोचने हैं। ठीक है, नेक्स्ट ई एफ इंटू एफ इज इक्वल टू ट्रिपल जी, ई एफ इंटू एफ इज इक्वल्स टू में ट्रिपल जी। तो आपको यहाँ चाहिए ट्रिपल जी चाहिए, तो अब क्या वैल्यूज़ रखो आप, एफ दोनों जगह सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 16 और 6 लेती हूँ तो भी पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा ना। एक छोटी सी करेक्शन है जो आपको करनी पड़ेगी, वो क्या, वो ये है कि यहाँ पर f की जगह e है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप ई एफ इंटू एफ करते हो ना तो ट्रिपल जी, मतलब कोई 3 नंबर सेम नहीं आ रहे। अब कैसे आ जाएंगे, तो 37 इंटू 3 कर लो तो आपके पास 111 आ जाएंगे, जिसमें आपने ई की वैल्यू 3 ली है तो फिर यहाँ 3 लिया है तो यहाँ भी 3 लिखा है, और एफ़ की वैल्यू 7 है और जी की वैल्यू 1 आ रही है आपके पास। लेकिन अगर आप यहाँ पर एफ़ लिखते हो ई एफ इंटू एफ़, तो दोनों एफ़ में सेम वैल्यूज़ नहीं पुट हो पा रही है और उससे ट्रिपल जी का आंसर नहीं आ पा रहा। तो आप एक बार अपनी टीचर से ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में करेक्शन तो नहीं है, और अगर करेक्शन है तो आप उसे इस अकॉर्डिंग करना। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर करेक्शन नहीं है तो फिर देखते हैं कि उस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
लास्ट इज WOW इंटू 5 इज इक्वल्स टू MEOW। मतलब अगर इसको 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, यही आएगा। तो अब इसमें नंबर ऐसे रखना कि जो दो जगह W है ऊपर क्वेश्चन में और जो आंसर में, तीनों की वैल्यू सेम आए। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर 5 रख देती हूँ और O की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए जो क्वेश्चन में और आंसर में है। ठीक है, इंटू मैंने 5 कर दिया। ठीक है, तो 5 5 जो 25, देखो W की जगह 5 ही आ रहा है हर बार, 2 कैरी हो गया। 7 5 7 जा 35 36 37, तो O की जगह भी देखो 7 आ गया, ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है। 25 26 27 28, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसके अंदर M की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और E की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। तो W की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी 5, वही आंसर में 5 आई है। O की वैल्यू हमने 7 ली थी, तो आंसर में भी 7 ही आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेक्शन D जो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन E है हमारे पास, लास्ट सेक्शन है ये हमारा, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 to 16 है, जो कि सोर्स बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप इन्हें बोलो, जो 4 मार्क्स ईच है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। कह रहे रिया एंड आरव आर मेकिंग अ डेकोरेटिव काइट फॉर द स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल एग्जीबिशन के लिए दो जनों ने यहाँ पर क्या किया है, एक डेकोरेटिव काइट बनाई है। द काइट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड। जो ये काइट है क्वाड्रिलेटरल की शेप की है, वैसे भी जो काइट होता है वो क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है ना। इसमें दो एडजेसेंट पेयर जो है वो इक्वल हैं। एडजेसेंट पेयर का मतलब एक के बाद एक वाली जो साइड है ना, वो यहाँ पर इक्वल है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो AD है, AD यहाँ पर वो DC के इक्वल है, और जो आपके पास यहाँ पर AB है वो आपके पास BC के इक्वल है। ठीक है, ऑल्सो दे ऑब्जर्व दैट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। साथ के साथ ये डायगोनल्स जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये भी आपको बता रखा है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर देना है। कह रहे हैं इफ AD इज 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ CD इज। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इनकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो जब AD 5 है तो CD भी आपके पास 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर आपको गिवन है ये। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज शो दैट द डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ABC इस वाले एंगल को, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल ADC को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको ये शो करना है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं। पहले कैसे लगा सकते हैं, अगर आप अपना ABD ये वाला ट्राइंगल देखो और अपना ये वाला ट्राइंगल देखो, अपना कौन सा है CBD, तो इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, AD जो है वो DC के इक्वल है, AB जो है वो BC के इक्वल है, और BD आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास कॉमन है। तो साइड से ये तीनों चीज़ें मिल गई, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो जैसे ही मेरे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा CPCT से, है ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, तो इसमें एक तो मेरे पास AD जो है वो CD के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। एक AB जो है वो CB के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके साथ साथ जो मेरे पास BD है वो दोनों में यहाँ पर कॉमन है। तो मेरा जो ट्राइंगल है ABD जो है वो किस कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, ट्राइंगल CBD के CPCT से। जब ये CPCT से प्रूव हो गया है, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल ABD जो है वो इक्वल होगा एंगल CBD के। CPCT से नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए ना, क्राइटेरिया लिखना है। ये मेरा CPCT से हो गया। उसी तरीके से एंगल ADB जो है वो मेरे पास इक्वल आ गया एंगल CDB के, सेम रीज़न CPCT। तो जब वो इक्वल आ गए तो मतलब वो बाइसेक्ट ही कर रही है BD वाली लाइन। ठीक है ना,
क्लियर। चलिए, पर अगर आपको ये नहीं आता तो आप चॉइस वाला एक और क्वेश्चन है उसे कर सकते हो। शो दैट द डायगोनल बी डी बाइसेक्ट डायगोनल ए सी। अब आपको शो करना है कि जो ये बी डी वाला डायगोनल है ये ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट मतलब ए ओ इजिकल टू ओ सी जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप प्रूव करना है चॉइस वाले पार्ट में। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये दोनों साइड जो है ए ओ और ओ सी आपके पास क्या हो जाएगी, सी पी सी टी से इक्वल आ जाएंगी। तो चलो वही कर लेते हैं हम और डाल के। तो मैंने ले लिया यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो अगर इसमें मैं देखूँ तो जो ए डी है वो सी डी के इक्वल है, और जो एंगल 3 है, या तो आप नाम लिख दो या नंबर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। एंगल ए डी ओ जो है ये वाला एंगल, एंगल 3 जिसको मैंने नाम दिया है, वो सी डी ओ के इक्वल है। अभी आप ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट में इसको प्रूव कर चुके हो, है ना। तो ये तो आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये प्रूव अबव में लिख सकते हो आप, लेकिन याद रखना ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पहले आपको ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में आपको इतना पोर्शन भी दोबारा करना पड़ेगा, ए पार्ट वाला, तभी आप यहाँ पर प्रूव अबव लिख सकते हो ना। अगर आप डायरेक्ट और वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो और इसमें आप प्रूव अबव लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपने ये क्वेश्चन तो एग्जाम में किया नहीं है, तो फिर प्रूव अबव कैसे लिखोगे। तो उसके लिए आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई। तीसरी चीज़ आपको पता है कि डी ओ जो है वो कॉमन है या ओ डी कॉमन है। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्राइंगल सी ओ डी के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। और हमें यही प्रूव करना था इसके अंदर, ये और वाला पार्ट है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना था कि जो ए ओ है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट, इसका है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी। डी ओ सी का एंगल बताना है आपको कि वो कितनी डिग्री का होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो वो आपसे बोल रहा था इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, बोल रहा था ना स्टार्टिंग में ही, डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री बना रहे हैं ना। तो फिर डी ओ सी मेरे पास आ गया यहाँ 90 डिग्री। क्लियर हो गया 14th क्वेश्चन। चलिए 15 पे आते हैं। मनीष एंड तुषार आर गुड्स फ्रेंड हु डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर मेंटल मैथ्स क्विज कॉम्पिटिशन। To make their calculation fast and accurate, they decided to take help from their mathematics teacher, Mr. Naveen. Mr. Naveen taught him the following identity. उनको देखो, दो जने हैं यहाँ, मनीष और तुषार, इन दोनों ने सोचा कि हम एक क्विज़ कंपटीशन रखते हैं, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने अपनी टीचर की हेल्प ली। उन्होंने इनको ये 3 आइडेंटिटीज सिखाई। अब वो क्विज़ उन्होंने रखी होगी पर इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 65 रेज टू पावर 2 यूजिंग आइडेंटिटी 1। ये आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर के लगा के इसका स्क्वायर निकालो, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसको आप 60 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 5 है। आइडेंटिटी है a² + 2ab + b², यही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर + 2, a की जगह a, b की जगह b + b²। तो 60 का स्क्वायर 3600 आ गया। 2 5 जो 10, 10 × 60 600, 5 5 जो 25 आ गया। ठीक है, आपको इन तीनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो यहाँ आ जाएगा 4225 आपका आंसर आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 × 102 यूजिंग आइडेंटिटी सी। अब a² - b² वाली आइडेंटिटी लगानी है और 98 × 102 की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। आइडेंटिटी लगानी है a² - b²।
जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। पर आपको इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा ना। 98 को आप 100 माइनस 2 लिख सकते हो, 102 को आप 100 प्लस 2 लिख सकते हो। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 100 है, b की 2 है। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बस अब आपको क्या कर देना है, इनको या तो आप माइनस कर दो डायरेक्टली। तो हम 10,000 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9,996 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन है, चॉइस है। प्रूव दैट m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस n माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn, ये प्रूव करना है। तो m प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद है माइनस n माइनस एम का होल स्क्वायर। आपको ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 4mn के इक्वल प्रूव करना है। तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है यहाँ पर। तो m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2nm माइनस m स्क्वायर। बाहर माइनस था, अंदर के साइन चेंज हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया 4mn। nmo या mno बात एक ही है, हेंस प्रूफ्ड, क्योंकि ये ही आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर? पर अगर ये नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन है, कह रहे यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 197 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, उन्होंने आइडेंटिटी थोड़ी चेंज कर दी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आइडेंटिटी क्या यूज़ करनी है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर, यही है। ये यूज़ करके आपको इसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी है। अब देखो इसमें a तो आपके पास 197 ही रहेगा, क्योंकि आपको 197 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन इसको एक इजी फॉर्म में लिखना है, तो मैंने b को 3 ले लिया। तो a स्क्वायर मतलब 197 का स्क्वायर, a प्लस बी 197 प्लस 3, a माइनस बी 197 माइनस 3। ऐसा 3 क्यों लिया, ताकि ये 200 बन जाए। अब मैं प्लस 3 माइनस 3 कर दूँ तो कट होके वापसी वही आ जाएगा। अब b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मेरे पास यहाँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 200 मेरे पास, यहाँ पर आ गया 194 और यहाँ पर 3 3 जा 9 आ गया। यहाँ तक क्लियर? 200 से अगर मैं 194 को इंटू करती हूँ तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और एक 3, 2 0 ऐसी हैं, प्लस का 9 ऐसी है। तो फाइनली मेरे पास 197 का स्क्वायर निकल गया 38809। क्लियर? तो आप इस आइडेंटिटी से या तो ये वाला पार्ट कर लो या फिर चॉइस में ये वाला पार्ट है आप इसको कर लो। वैसे ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा आसान है। क्लियर? क्योंकि नीचे वाले पार्ट में आपको सोचना पड़ेगा कि किसको ऐड करें। इसको थोड़ा इजी फॉर्म में बनाना होता है। ये 200 के आसपास था इसलिए मैंने 3 प्लस किया, अगर 100 के आसपास होता तो उसके अकॉर्डिंग बनाते। ठीक है, नाउ ये वाला कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्या कह रहा है इसमें आपसे, Shanti and Bhuvan and Rohan have started a food chaat business near their school. Shanti invested 75,000, Bhuvan invested 50,000 and Rohan invested 25,000. कह रहे 3 जने इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया अपने स्कूल के पास, तीनों ने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट की है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। एक साल के लास्ट में उनको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव आंसर द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। पहले तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल दो। तो 75, 50 और 25 इन्वेस्ट किए, तो 75,000 रेशियो 50,000 रेशियो 25,000। ठीक है, नाउ 3 0 से 3 0 यहाँ पर तीनों में ये कट गई,
तो आपके पास आ गया यहाँ पर 75:50:25। तो 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। तो इनकी रेशो निकल के आ गई मेरे पास 3:2:1। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड भुवन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। 40,000 में भुवन का कितना शेयर है। भुवन ने 50,000 इन्वेस्ट किए थे, तो उसकी रेशो थी 2। टोटल आएगा नीचे तीनों का 3 + 2 + 1 6, हमेशा याद रखना। और उसने 40,000 इन्वेस्ट किए थे, तो 2 4 जा 8, 80,000 डिवाइडेड बाय 6 हो गया यहाँ। ठीक है, तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आएगा इसका आंसर आपके पास, क्योंकि 80,000 जो है वो 6 की टेबल में नहीं आता। तो आप थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 13,333.33 अप्रॉक्स में इतना उसका उस प्रॉफिट में शेयर होगा। अगर वो किसी और का पूछता, रोहन का पूछता, तो उसकी रेशो थी 1, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करते। प्रशांति का पूछता तो 3/6 से करते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रशांति शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेम हुई दोनों के, रोहन का और प्रशांति का आपको प्रॉफिट की शेयरिंग निकालनी है और उसके बाद डिफरेंस निकालना है। तो इसका तो 3/6 इंटू में 40,000, तो हाफ हो गया ना एक तरीके से, 1/2, तो 40 का हाफ हो जाएगा। इसका शेयर है 20,000। ठीक है, रोहन का कितना है 1/6 इंटू में 40,000 है। तो आप 40,000 को क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 6,666.6 या फिर 67 ले लो राउंड ऑफ करके। ठीक है, आपको इनका डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 20,000 माइनस 6,666.67। ठीक है, तो 20,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ गया 133,333.33। क्लियर। डिफरेंस बताना था, दोनों का मिल गया, पर ये नहीं आता तो चॉइस वाला क्वेश्चन कर सकते हो। फाइंड द मिसिंग नंबर सो दैट देयर रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 18:24। कह रहा है मिसिंग नंबर बताओ ताकि वो रेशो इनके प्रोपोर्शनल हो जाए जो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ 2 रेशो हैं, है ना। अगर मैं इनको कट करती हूँ 18:24 को, तो 6 3 जा और 6 4 जा 3:4 आ रहा है। तो यहाँ एक एक ही वो है, पहला हो जाएगा 3:4। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 20:25। क्यों 20:25 क्यों होगा, नहीं ये उल्टा लिखा हुआ है। 20 जो है वो 5 की टेबल में 4 पे आता है ना, तो इसका मतलब 20 यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा 15, तभी तो ये कट होके 3:4 आएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंट है। एक तो पहली बात ये ब्लैंक नहीं है 2, और इसमें ये 20 यहाँ आएगा और यहाँ पर डैश आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप अपनी टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है क्या, ये इस तरीके से होगा या नहीं होगा। तो आपको इसके प्रोपोर्शनल 2 रेशोज़ निकालनी थी, मिसिंग रेशो निकालनी थी, एक एक दे रखा था। तो मैंने 18 और 24 को लोएस्ट फॉर्म में निकाला। देन ये देख लिया कि 20 तो 5 की टेबल में 4 पे आता है, तो 5 3 जा 15 लिख दिया। यहाँ ऑलरेडी 3 था तो 4 लगा दिया। क्लियर। अब इसी के साथ हमारा ये पूरा पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरे सारे सेक्शंस कर लिए हैं। बिल्कुल अच्छे से आप कीजिएगा। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।